जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था तो हमने ये देखा था कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन बेहद ख़राब थी। और इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब क्यों थी? बिकॉज एक तो चाइना और पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ था और दूसरा हमारी कंट्री ने सीवियर ड्राउट्स को फेस किया था। कंडीशन इतनी ख़राब थी कि एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारे देश में फूड की शॉर्टेज हुई और हमें यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ा। और यूएसए ने भी हमें ह्यूमिलिएट किया था। यूएसए ने PL 480 के तहत हमें लो क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स की सप्लाई की थी। इस बैकड्रॉप में सरकार लेकर आएगी 3 एनुअल प्लान्स को। हालांकि जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था 1966 में, तो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट पूरे तरीके से तैयार था, पूरे तरीके से रेडी था। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी कि सरकार ने डिसाइड किया कि अभी फोर्थ 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अभी इमीडिएट रेमेडी के तौर पे, अभी इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पे कुछ कामकाज किया जाए। और सरकार लेकर आएगी 3 एनुअल प्लान्स को। 1966 से लेके 69 के बीच में लाई गई ये 3 एनुअल प्लान्स। और ये जो 3 एनुअल प्लान्स थे, इनका प्राइमरी फोकस क्या था? इनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर को डेवलप करना, इनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर को रिवाइव करना, इनका मेन फोकस था एक नई एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी को डेवलप करना। और इसके तहत HYV सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फर्टिलाइजर को एक्सटेंसिवली प्रमोट किया गया, इरिगेशन के पोटेंशियल को डेवलप किया गया, जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए, और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया गया। मतलब सरकार टेक्नोलॉजी की हेल्प से और साइंटिफिक तौर पे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कामकाज करेगी इस 1966 से लेकर 69 के पीरियड के दौरान। और इसमें सरकार सक्सेसफुल भी होगी। हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो ग्रो करेगा, वो इंक्रीज होगा। हालांकि इसका छोटा मोटा क्रिटिसिज्म होता है। वो क्रिटिसिज्म क्या है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में ही लिमिटेड था, तो इसकी वजह से डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो गई, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, बिकॉज ए कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट था। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो HYV सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये सिर्फ वीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बाकी क्रॉप्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया। लेकिन फिर भी अपने को समझ में आता है कि हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी कि सरकार को इमीडिएट तौर पे कुछ करना था और उस टाइम पे सरकार को जो सही लगा सरकार ने वो किया और उसका आउटकम भी हमें मिला कि हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। हालांकि जो क्रिटिक्स हैं, जो सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये प्लान हॉलीडे था। ये जो टर्म था 1966 से लेकर 69 के बीच का, इसको क्रिटिक्स बुलाते हैं प्लान हॉलीडे, कि जो प्लानिंग थी उसको हमने छुट्टी पे भेज दिया और हम कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे बस दिखाने के लिए। बट अपने को ये समझ में आता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म होते होते स्थिति ऐसी थी कि सरकार को ये बेहतर लगा कि पहले 3 एनुअल प्लान्स को लाया जाए, इमीडिएट तौर पे एग्रीकल्चर को रिवाइव किया जाए। और सरकार ने एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत HYV सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया, इरिगेशन के पोटेंशियल को डेवलप किया और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया। और इसका हमें आउटकम भी मिला कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, वो ग्रो हुआ। और जो शॉक्स, जो परेशानियां हमें थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान फेस करने को मिली थी, उनसे एक बार फिर से हमने रिवाइव किया, उनसे एक बार फिर से हम बाहर निकल के आए। और जब हमारी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो फिर 1969 में लाया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान को। 1969 से लेकर 1974 के बीच में फोर्थ 5 ईयर प्लान रहेगा। और ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर टारगेटेड ग्रोथ हमारी कितनी थी? 5.7%। जो ग्रोथ हम टारगेट कर रहे थे वो हमने कितनी रखी? 5.7%। एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी रही? 3.3%। मतलब एक्चुअल में जो हम ग्रोथ अचीव कर पाएंगे वो हमारी टारगेटेड ग्रोथ से कम रहेगी। ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये गडगिल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था। गडगिल ये वही है जो कि प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करते थे। तो ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये गडगिल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था। और इस फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रीकल्चर की ग्रोथ वो तो फोकस में रहेगी। सरकार को समझ में आ गया था कि भैया एग्रीकल्चर बैकबोन है, अगर एग्रीकल्चर सही तरीके से डेवलप करेगा तो ये जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है ये बाकी के सेक्टर्स को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर पीछे छूट गया तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमने ह्यूमिलिएशन फेस किया था ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगा। तो इस फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान भी
सरकार का प्राइमरी फोकस क्या है कि एग्रीकल्चर को तो आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को तो ग्रो करना है। इनफैक्ट पहले 2 साल में हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था उसने रिकॉर्ड बनाया, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं 2 सालों में हमने किया। लेकिन इस प्लान के जो आखिरी 3 साल थे वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन था वो उतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज मॉनसून्स जो है वो बेहतर नहीं थे, पुअर मॉनसून्स थे। लेकिन पहले 2 साल में हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर का। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 4th 5 ईयर प्लान के दौरान हमारा फोकस अभी भी किस पे है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला वो था कि पहले सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस कर रही थी, अब सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस करने की शुरुआत करी। मतलब अब सरकार सोशल एंगल के ऊपर भी ध्यान दे रही है। जैसे सरकार सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगी, एजुकेशन के बारे में बातचीत करेगी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत करेगी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इस 4th 5 ईयर प्लान में कि सरकार ने अब सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस करने की शुरुआत करी। इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर तो पहले से ही फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब सोशो एंगल को, सोशल एंगल को, सोशल जस्टिस वाले एंगल को भी ध्यान में रखा गया और सरकार एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए भी कामकाज करेगी। इस 4th 5 ईयर प्लान के दौरान जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो कौन कौन से थे? एक तो बैंक नेशनलाइजेशन, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ये पूरी कहानी इसकी हमने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत वाले सेशंस में पढ़ी है। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो आपको ये पूरी कहानी पता होगी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए। प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया गया, ये भी पूरी कहानी हमने लक्ष्मीकांत वाले सेशंस में पढ़ी है। और अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में उन सेशंस को देख सकते हो और ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसी 4th 5 ईयर प्लान के दौरान इंडो पाक वॉर हुआ एक बार फिर से, बांग्लादेश का क्रिएशन 1971। और जब ये वॉर हुआ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान से आए, तो एक रिफ्यूजीज वाली प्रॉब्लम भी इसी प्लान के दौरान हमने फेस की। अच्छा, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि जिस भी 5 ईयर प्लान के दौरान वॉर हुआ है उस 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन रही है, या ये कहें कि हमारी जो ग्रोथ रही है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। और यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है कि वॉर किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे या किसी भी लेवल पे बेहतर चीज़ नहीं होती है। हवा बनाने के लिए आप कुछ भी कह लो, तो वॉर्स को तो अवॉइड करना ही चाहिए। और खासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री से तो वॉर को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उनसे लड़ने वड़ने के चक्कर में अपना और थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये फेज भी ऐसा था, ये 4th 5 ईयर प्लान भी ऐसा था कि इंडो पाक वॉर हुआ और इस वॉर की वजह से हमें नुकसान भी हुआ और हमारे यहाँ पे जो रिफ्यूजी क्राइसिस थे वो भी हमें फेस करने को मिले। इसी 4th 5 ईयर प्लान के दौरान मोनोपॉलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को लाया गया 1969 में। ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि कंज्यूमर के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करती हैं, जो कि कंपटीशन के लिए हार्मफुल हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया 1974-75 में। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया 1973-74 में। गरीबी हटाओ ये जो स्लोगन है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में इसी 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की गई, बफर स्टॉक के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि अब हम फूड ग्रेन्स का एक बफर स्टॉक क्रिएट करेंगे और 5 मिलियन टन का जो फूड ग्रेन का बफर स्टॉक है वो क्रिएट करने की बातचीत की गई इस 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। तो देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जब अपन बात करते हैं इन 3 एनुअल प्लान्स के बारे में तो हमें सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो क्रिटिक्स इसको क्या बुलाते हैं, प्लान हॉलीडे, क्या बुलाते हैं, प्लान हॉलीडे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है कि इन 3 एनुअल प्लान्स के दौरान फोकस था एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट साइंटिफिक नजरिए से, टेक्नोलॉजिकल नजरिए से, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन को फोकस में लाया गया, HYV सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इरिगेशन के पोटेंशियल को डेवलप किया गया, सॉइल कंजर्वेशन की बातचीत की गई। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो इसको प्लान हॉलीडे बुलाया जाता है और दूसरा फोकस किस चीज पे था, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे। फिर हमने बात की 4th 5 ईयर प्लान के बारे में 1969 से लेके 74 के बीच में। ये बेस था गडगिल स्ट्रेटजी के ऊपर। इस 4th 5 ईयर प्लान में 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो एग्रीकल्चर अभी भी फोकस में है और दूसरा जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या हुई
कि सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसीज से थोड़ा सा शिफ्ट किया और सरकार ने अब बातचीत करने की शुरुआत करी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरकार ने अब सोशल जस्टिस को भी गोल बनाया। इसी फेज के दौरान, इसी प्लान के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन किया गया, प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया गया और 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ में वॉर भी हुआ और फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें की गई। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए जो मेरे हिसाब से, एक तो गरीबी हटाओ का स्लोगन सबसे पहली बार इसी प्लान के दौरान दिया गया, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग में रखो। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक को इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार 5 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स के बफर स्टॉक की बातचीत की गई इस 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। फिर जब 4th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया तो लाया गया 5th 5 ईयर प्लान। कब? 1974 में। 1974 से लेके 1979 के बीच में रहेगा 5th 5 ईयर प्लान। अच्छा, 5th 5 ईयर प्लान के बारे में हम बातचीत करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। अब ये तो रट गया है मुझे, आपको भी आदत हो जानी चाहिए कि लाइक तो दबा ही दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, 5th 5 ईयर प्लान 1974 में लाया गया। इस 5th 5 ईयर प्लान में हमारी टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी? 4.4%। हमने जो ग्रोथ टारगेट की वो कितनी थी? 4.4%। एक्चुअल में इस 5 ईयर प्लान के दौरान जो हम ग्रोथ अचीव करेंगे वो कितनी रही? 4.8%। कितनी रही? 4.8%। अच्छा, टारगेटेड ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। जैसे जैसे अपन लिबरलाइजेशन के पास में आएंगे, मतलब 1991 के आसपास आएंगे, वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रोथ कितनी टारगेट की थी, कितनी अचीव की गई, उनको थोड़ा ज़्यादा दिमाग में रखना। बाकी इनको तो मोटा मोटा फ्रेम में याद रखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना। हालांकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई ज़रूरी नहीं कि कहाँ से पूछ ले, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखोगे तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में अगर आपको मोटा मोटा चीज़ें पता हैं तो आप काम चला लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 5th 5 ईयर प्लान को जो है प्रिपेयर किया डीडी धर ने। किसने प्रिपेयर किया? डीडी धर ने प्रिपेयर किया। और इस 5th 5 ईयर प्लान के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन ही इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो गरीबी हटाओ फोकस में था। और दूसरा एक फोकस, एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। और इन दोनों चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए दो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए। एक तो लाया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था, इसके तहत बात ये की गई कि लोगों को जीवन जीने के लिए जो बेसिक मिनिमम नीड्स की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए। जैसे उसमें फिर शेल्टर भी है, उसमें फिर फूड भी है, मतलब जो भी बेसिक मिनिमम नीड्स की चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाए, ये कहा गया इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में। और दूसरा डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लाया गया। ये जो डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था, नाम से क्लियर है, इट वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल हु वर एट द लोवेस्ट लेवल। जैसे जो बीपीएल हाउस होल्ड्स थे, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम काम कर रहा था। इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था इन 1975। तो इस 5th 5 ईयर प्लान में एक तो ये याद रख लो कि किसने प्रिपेयर किया? डीडी धर ने प्रिपेयर किया। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो गरीबी हटाओ और दूसरा कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना। इसके तहत एक लाया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कि लोगों को जो बेसिक मिनिमम नीड की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए। और दूसरा डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, इसको 1975 में अडॉप्ट किया गया था। और बेसिकली जो बीपीएल हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम काम कर रहा था। लेकिन इसी 5th 5 ईयर प्लान के दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को इम्पोज किया 1975 में। 1978 में जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई वो पावर में आई, कांग्रेस को हरा दिया गया। और ये जो जनता गवर्नमेंट है ये अपना रोलिंग प्लान लेकर आ जाएगी 1978 से लेके 83 के बीच में। बेसिक आइडिया इनका ये था कि ये जो हमारा रोलिंग प्लान है इसको हम 1978 से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये 83 तक एग्जिस्टेंस में रहेगा। ये जो रोलिंग प्लान था ये एक तरीके से एनुअल प्लान के जैसा था। एनुअल प्लान के जैसे ही टारगेट्स रखे जा रहे थे और वैसे ही बातचीत की जा रही थी। लेकिन 1980 में ये जनता गवर्नमेंट गिर जाएगी और कांग्रेस गवर्नमेंट जो पावर में आएगी वो इसको एक बार फिर से अबेंडन कर देगी।
तो ये ध्यान रखना, 1978 में जनता गवर्नमेंट रोलिंग प्लान को लेकर आएगी। आइडिया तो इनका ये था कि 1983 तक इसको रखेंगे, लेकिन बीच में ही फिर 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट एक बार फिर से पावर में आ जाएगी और वो इसको अबेंडन कर देगी। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था 1977-78 में। बेसिक सिंपल सी चीज़ है। फिर इसके बाद बात आती है 6th 5 ईयर प्लान के बारे में। कब लाया गया? 1980 में 5 साल तक के लिए, 1985 तक के लिए। 1980 से लेकर 1985 के बीच में 6th 5 ईयर प्लान लाया गया। ये जो 6th 5 ईयर प्लान था, इसमें टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी हमारी? 5.2%। एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी रही? 5.66%। ये जो 6th 5 ईयर प्लान था, इसका फोकस था कि एक तो हमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, दूसरा हमें टेक्नोलॉजिकल लेवल पे खुद को मॉडर्नाइज करना है, और तीसरा अभी भी पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हमें कामकाज करना है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाया गया था 1980 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था 1980 में, फिर इंदिरा आवास योजना लाई गई थी 1983 में। मतलब अभी भी वही पॉवर्टी फोकस में है, अनएम्प्लॉयमेंट को एक बार फिर से डिबेट में लाया गया, डिस्कशन में लाया गया, और अनएम्प्लॉयमेंट को एरेडिकेट करने के लिए या कम करने के लिए भी कामकाज किया जा रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज हुई इस 6th 5 ईयर प्लान में, वो क्या था कि अब तक जो हमारा फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, हालांकि उतना ज़्यादा फोकस था नहीं, लेकिन अब तक जो कहने के लिए हम कह रहे थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया और अब हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कामकाज करने की शुरुआत करी। तो ऐसा कहा जाता है, या ऐसा अपन कह सकते हैं कि ये जो 6th 5 ईयर प्लान है, ये ऑफिशियल तौर पे हमारी जो महल नॉबिस स्ट्रेटजी थी, जिसको अडॉप्ट किया गया था 2nd 5 ईयर प्लान के दौरान, उसको ऑफिशियल तौर पे इस 6th 5 ईयर प्लान में एंड कर दिया गया। हालांकि कंडीशंस बीच में ऐसी रही हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही थी बीच में, लेकिन ऑफिशियल तौर पे अगर कहें तो ये जो महल नॉबिस स्ट्रेटजी थी, इसको एंड किया गया इस 6th 5 ईयर प्लान में, और सरकार ने फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे 1983 में पहला मारुति सुजुकी का इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया गया, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पहली बार किक प्रोवाइड की गई इस 6th 5 ईयर प्लान में। एनर्जी सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया 1982 में, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए एक नाबार्ड को स्टैब्लिश कर दिया गया बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को स्टैब्लिश किया गया 1982 में। सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई दिसंबर 1982 में, और इससे पूछा गया कि बताओ इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। देखो बेसिक तौर पे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये तो अपन ने देख ही लिया, यहां तक हमने बात कर ली कि इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ, 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ। 5th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो किसने प्रिपेयर किया? डी धर ने प्रिपेयर किया। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, गरीबी हटाओ और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। जो दोनों नाम आपको याद रखने हैं वो क्या है कि एक तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और दूसरा डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इमरजेंसी भी इसी प्लान के दौरान लगाई गई 1975 में। 1978 में जनता गवर्नमेंट अपना रोलिंग प्लान लेकर आएगी, लेकिन अगले ही साल वो रोलिंग प्लान को अबेंडन कर दिया जाएगा। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी प्लान के दौरान लाया गया था। 6th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो इसमें जो 2-3 चीजें याद रखनी है कि एक तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कम करने के लिए, इसको एरेडिकेट करने के लिए सरकार कॉन्स्टेंटली काम करती रहेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि महल नॉबिस स्ट्रेटजी को खत्म कर दिया गया और सरकार ने फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ किया। जैसे 1983 में पहला इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया गया मारुति सुजुकी का। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर को फोकस में लाया गया, नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को स्टैब्लिश किया गया। ये सारी चीजें जितनी आपको याद रह जाए आपको याद रखनी चाहिए। ये ऐसी चीजें जैसे नाबार्ड है, अब नाबार्ड के बारे में आप करंट अफेयर्स में खूब सारा पढ़ोगे तो ये तो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में भी आप करंट अफेयर्स में खूब सारा पढ़ोगे। तो जितना भी 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें से बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे पॉलिसीज और बहुत सारे बैंक्स वगैरह ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर में आए दिन डिस्कस होते रहते हैं। जब भी इनकी कोई इंपॉर्टेंट बातचीत होगी तो पूरा डिस्कशन होता है। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये बैंक्स वगैरह या ये प्रोग्राम्स, पॉलिसीज वगैरह आपको ऑलरेडी पता होंगी, और जितना करंट में आ रहा है उतना ही याद रखने की जरूरत है। बिकॉज मेरे को कल 1-2 मैसेजेस आए और लोगों ने पूछा कि इतना कैसे याद रहेगा सर। उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और जैसे जैसे आप बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट करते जाओगे, जैसे करंट अफेयर्स के साथ में चीज़ें इंटीग्रेट होंगी, बार बार चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो ये चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो
तो शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है। अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। थोड़ा सा टाइम दो, इत्मीनान से पढ़ो, अपने नोट्स बनाते रहो और करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देते रहो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। थोड़ा खुद पे बिलीव करो, टाइम दो खुद को। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज खूब सारे पटाखे चले, मैंने पहले ही बोला हुआ शादी है पास में कहीं घर में, तो वहाँ खूब सारे पटाखे चले। कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।